गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो जैसे हम सब जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स से हमारा ये मानना है कि लाइक जैसे हम देखते हैं नेचर को, ठीक है, तो नेचर में कितना कुछ यूज़फुल है हमारे लिए जीने के लिए, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक ट्रीज़, फ्रूट्स, हर्ब्स, मेडिसिन या कुछ भी जो भी हमें इस नेचर से मिलता है, पानी, ठीक है, लैंड, वटेवर जो भी हमें इस नेचर से मिलता है। तो ह्यूमंस जो हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम अपनी ख्वाहिशों के आधार पर या उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर वे में एक रिसोर्स में बनाते हैं। तो उसके बाद वो रिसोर्सेज को हम अपनी डिमांड्स या एबिलिटीज़ के साथ क्रिएट करते हैं। तो वो जो रिसोर्सेज होंगी जो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएंगी, जो नेचर की रिसोर्सेज हैं। और एट द एंड जो रिसोर्सेज ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करके या डिस्कवर करके या फॉर्म करके, तो एट द एंड जो अल्टीमेट रिसोर्स है वो ह्यूमन बींग्स है, जो अपने दिमाग से या अपनी सोच से, थिंकिंग से किसी भी रिसोर्स को यूज़फुल बना सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटीज़ के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स? तो इसका आंसर है ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ नेशन। एज वी ऑल नो, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी नेशन का, किसी भी डेवलपिंग नेशन का। वो एक ह्यूमन बींग हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होगा उस नेशन का। दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे हैड not because had they not utilized their brains, the other resources of nature would not have found any utility. तो अगर इंसानों ने अपना दिमाग नहीं लगाया होता, ह्यूमन बींग्स ने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो आज तक हम कितने सारी रिसोर्सेज से जो कि हमारे नेचर से हमें मिली हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। वो हमारे लिए यूटिलिटी नहीं होती, वो हमारे को एक सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते तब तक, जब तक हम उनको डिस्कवर नहीं करते। इन अदर वर्ड, ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। यस, ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन अल्टीमेट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, लाइक ये सेकंड पार्ट है, इसमें आईटी लिखा है, वैसे ये रोमन नंबर में 2 है ये, ओके। ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है, इसको चेंज कर लीजिएगा। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? एज वी ऑल नो कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा अर्थ है, इट कंप्राइजेज ऑफ 7 कॉन्टिनेंट एंड एवरी कॉन्टिनेंट हैव स्पेसिफिक पॉपुलेशन। कुछ पॉपुलेशन है वहाँ की और काफ़ी डेंसली भी है, अनइवन भी है कहीं कहीं पे, ओके। तो लेट अस डिस्कस। पॉपुलेशन डेंसिटी depends on the climate conditions and the topography of the place, like few peoples live in a high altitude areas, tropical deserts, mountainous terrains and forest areas, whereas a large number of people reside in plains. पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है वहाँ की किसी भी एरिया की टोपोग्राफी पे, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं, ओके। ट्रॉपिकल डेजर्ट, दे आर द डेजर्ट्स विच आर बेसिकली ऑन द इक्वेटर, दे आर ट्रॉपिकल वंस। माउंटेनियस ट्रेन्स एंड द फॉरेस्ट एरियाज़, बट आधे से ज़्यादा लोग, whereas a large number of people reside in the plains। तो आधे से ज़्यादा लाइक लार्ज मेजॉरिटी में जो लोग रहते हैं वो प्लेन्स एरियाज़ में रहते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, मिनरल्स आर अदर मेजर जोग्राफिकल फैक्टर्स बिहाइंड दिस, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उसके जो कारण हैं वो हैं क्लाइमेटिक कंडीशन और टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। ये डिपेंड करता है फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, ओके। और इसके फैक्टर जो हैं वो हैं हमारे फैक्टर जो हैं इसके वो हैं हमारा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर और मिनरल्स, ओके। सम सोशल फैक्टर्स दैट बूस्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन आर बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। और इसी के साथ कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइक कि किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी रीजन को बूस्ट करते हैं, वो वहाँ की होगी, वहाँ के हाउसिंग होगी, एजुकेशन होगी
और हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी तो वहाँ की पॉपुलेशन को एक टाइप का बूस्ट मिलेगा, ठीक है। प्लेसेस विद कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस आर यूजुअली पॉपुलेटेड, तो जो प्लेसेस कल्चरल हिस्ट्री पे या हिस्टोरिकल लेवल पे जो सिग्निफिकेंट होंगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होंगी। जैसे कि हम बात करें कि मथुरा की, ओके, या फिर हम बात करें बनारस की, ये भी काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अदर अट्रैक्शन फॉर लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी लोगों को किसी एरिया में सेटल होने के लिए और वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है अलार्मिंग रेट पे, तो हमें इसका रीज़न बताना है कि क्यों। ओके, लेट अस डिस्कस। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रो वेरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ये वेरी है, वी नहीं है, हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली because of the development in medical science which has caused decrease in death rate, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंसेस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि वो किसी को भी टाइप का उन्होंने डेथ रेट पे कंट्रोल कर लिया है, ओके, डिक्रीज कर लिया है, बिकॉज दे आर सेविंग पीपल्स एंड इट इज़ गुड, पीपल आर बीइंग सेव्ड, ओके। Since lesser people die now of diseases than before, तो किसी भी डिजीज़ से प्रोन जो व्यक्ति होगा उनको बचाया जा सकता है, मेडिकल साइंसेस में इतनी डेवलपमेंट है, तो इस पॉपुलेशन जो है रैपिडली, तो कारण ये भी है इसका, ओके। whereas there was no way to decrease the birth rate, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बर्थ रेट को डिक्रीज़ करने का कोई भी तरीका नहीं है, द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज एट अ फास्ट रेट, सो द पॉपुलेशन हैड इंक्रीज इन द फास्ट रेट, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ से हमारा यही मतलब है कि एक टाइप का बर्थ रेट, डेथ रेट, अगर ये दोनों सिमिलर हो तो ये एक टाइप का स्टेबल होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा वो स्टेबल होगा, ना ज़्यादा राइज होगा, इंक्रीज होगा, ना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। बट अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बर्थ रेट इंक्रीज हो और डेथ रेट जो है वो कम हो, तो हमारा पॉपुलेशन राइज होगा ही। तो अगर हम बात करें कि बर्थ रेट कम हो और डेथ रेट बढ़ जाए, तब भी हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज़ ही होगा, ओके। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज, ओके। सो पॉपुलेशन चेंज के दो फैक्टर्स होंगे हमारे, जोग्राफिकल फैक्टर और साथ में हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर से हमारा ये मतलब है कि पीपल प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स मोर देन माउंटेन्स और प्लेट्यूज। एज वी ऑल नो कि माउंटेन्स जो है वहाँ पे क्रॉपिंग का कुछ दिक्कतें होती हैं, क्रॉप उगाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, डेंसली मीन इट इज़ वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरिया ओवर देयर। तो बेसिकली पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन एरियाज बिकॉज दे आर फर्टाइल, दे आर फ्लैट लैंड्स, दे प्रेफर टू लिव इन द प्लेन, and as they live more in moderate climates than extreme hot or cold, and people prefer to live in a moderate type of climates, okay. They don't want to live in a hot or very cold extreme climatic conditions, okay. From the agricultural point of view, fertile land are preferred, तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो एक मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ में, ओके। फर्टाइल लैंड्स, क्योंकि जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे पॉपुलेशन सेटलमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिकली मेजर मिनरल्स आर फाउंड ऑन द प्लेट्यू रीजन्स, सो यहाँ की भी पॉपुलेशन जो होगी ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी बिकॉज इट विल प्रोवाइड एन जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल लिविंग ओवर देयर, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। पीपल प्रेफर टू इंडस्ट्रियल एरियाज सिंस दे प्रोवाइड मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो कुछ लोगों का
सेटलमेंट जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग भी होता है, सेटलमेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। तो ये फैक्टर क्या काम करता है कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर वो उनके पास स्किल है उस फैक्ट्री में या उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो अगर उनके पास स्किल है उसका, तो वो लोग प्रेफर करेंगे कि उनका घर हो या उनकी जो सेटलमेंट हो वो उसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हो, ताकि उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए और साथ में वो अपना लाइफ को है जो गुड रखें और साथ में स्टेबल बना सकें। ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड। तो यही वजह है कि जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं वो थिकली पॉपुलेटेड हैं। जैसे हम बात करें कि मुंबई, सर इसको काट देना, मुंबई। Okay, moving to the fifth part. What is meant by population composition? As we all know, composition is means a part, ठीक है, कि कोई चीज़ किस किस चीज़ों से बनी हुई है, वो कंपोज कैसे हुई है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद वेरियस रिस्पेक्ट्स लाइक एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशंस, हेल्थ फैसिलिटीज, इकोनॉमिक कंडीशन एट्सेट्रा इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, तो किसी भी एरिया का, ठीक है, अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें उसको हम एसोशिएट करेंगे किन किन के साथ, उनकी एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशंस, हेल्थ फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस एट्सेट्रा। ओके, मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, how do they help in understanding about the population of a country? So okay, तो अब हमें बताना है पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। ओके, एज वी ऑल नो, पॉपुलेशन पिरामिड से हमारा ये मतलब है कि लाइक एक पॉपुलेशन कंपोजिशन है जो कि एक पिक्टोरियल वे में हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम शेप्स में हम इंडिकेट करेंगे उस कंट्री के बारे में या किसी भी कंट्री के बारे में, जिसमें हम बर्थ रेट और डेथ रेट इनको भी साथ साथ में लेकर उसकी पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके, a population pyramid is a pictorial way to describe the population composition. Okay, the shape of population pyramid of a country is indicative of a lot of information about the country. तो जो शेप पिरामिड बनाएगा तो उससे हमें उस कंट्री के बारे में, उसकी पॉपुलेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। The size towards the bottom may be used to estimate the birth rate. तो जो बॉटम लाइन में होगा उसको हम बर्थ रेट का एस्टिमेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाइल द साइड टूवर्ड्स द टॉप टू बी एस्टिमेट द डेथ रेट को हम, जो टॉप वाली साइड होगा उसको हम डेथ रेट के लिए एस्टिमेट पे ला सकते हैं। तो जैसे ये 7th यहाँ लिखा है वैसे ये इसी का आंसर है इसके साथ का, कि हाउ, ये जैसे हमने ये पढ़ा यहाँ पे, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सो लेट अस डिस्कस हाउ आर दे हेल्पफुल। A population pyramid in which the base is broad and the top part is narrow means that although a large amount of birth rate take place, not all grown up to be adult and old. तो एक पॉपुलेशन पिरामिड जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसके इंडिकेशन के रिगार्डिंग कि वहाँ के पॉपुलेशन का बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसकी पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसके बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी पिक्टोरियल वे में हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि हम जो टॉप पार्ट होगा वहाँ पे डेथ रेट्स का अजम्पशन एस्टिमेट्स रखेंगे और जो लोअर पार्ट होगा या बेस पार्ट होगा उस पर हम बर्थ रेट का एस्टिमेट्स रखेंगे, ताकि हम लोगों को जो भी उस पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी कर रहा है या एनालाइज कर रहा है उसके लिए वहाँ पे सारी की सारी जानकारी हम उसको दे सकें। ओके, it means many dies before reaching these age. Okay, this indicates a large death rate and Kenya shows such a pyramid. Okay, तो इसी के साथ जब ऐसा हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक कि पॉपुलेशन पिरामिड का, जिसमें हम बेस पे हम बर्थ रेट रखेंगे और टॉप पे हम डेथ रेट रखेंगे, और जब हम बात करें कि लार्ज अमाउंट ऑफ बर्थ टेक प्लेस, जब हम बात कर रहे हैं कि जब जो बर्थ है, जो बर्थ रेट है वो लार्ज है, बट फिर भी हर कोई ग्रो अप जो है वो अडल्ट नहीं है और ओल्ड नहीं है, दैट मीन्स मैनी डाई बिफोर रीचिंग दिस एज। तो बहुत सारे लोग
यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर गए हैं। दिस इंडिकेट्स लार्ज डेथ रेट, ठीक है। जब बर्थ रेट भी ज़्यादा हैं बट लोग जो उस कंट्री के हैं या उस पर्टिकुलर एरिया के हैं वो ना तो अपने अडल्ट एज तक पहुँच रहे हैं, ना ही वो अपनी ओल्ड एज तक पहुँच रहे हैं, उससे पहले ही किसी सर्कमस्टांसेस में वो डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, बिफोर रीचिंग दैट एज। ओके, दिस इंडिकेट्स अ लार्ज डेथ रेट, दैट मीन्स इट इज़ अ लार्ज इंडिकेशन ऑफ अ डेथ रेट एंड केनिया शोज सच अ पिरामिड। और केनिया जो एक एग्जाम्पल है इस पॉपुलेशन पिरामिड के लिए, इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए, कि जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है बट कोई भी जो ग्रो होता है वहाँ पे, जो भी पैदा होता है वो अपने एडल्ट एज तक या फिर अपने ओल्ड एज तक नहीं पहुँच पाता। दिस मीन्स अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, इन कंट्रीज लाइक इंडिया द डेथ रेट इज़ डिक्रीजिंग, सो द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स एंड द साइज ऑफ पिरामिड डिक्रीज स्टडीली। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो डेथ रेट है वो डिक्रीजिंग है, वो काफ़ी लो है, मीन लो नहीं बट डिक्रीजिंग है काफ़ी, ठीक है। सो जो पिरामिड है यहाँ पे, इसमें जो ब्रॉडर पार्ट होगा वो होगा हमारा यंगर एज वालों के ग्रुप का। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर्स। ओके, लेट अस डिस्कस फर्स्ट पार्ट, which does the term population distribution refers to? As we all know, population distribution refers to the way in which people are spread across a given area. Okay, population distribution क्या होगा कि in a way which people are spread across a given area, किसी भी एरिया में रहने वाले लोग वो जगह की population distribution रेफर करेंगे। ओके, now talking about second part, which are 3 main factors that cause population change? As we all know कि जो population change का जो महत्वपूर्ण कारण होंगे वो होंगे बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जैसे ये बी पार्ट और सी पार्ट सेम ही है बट आई थिंक ये मिसप्रिंटेड है कुछ, तो इसको यहाँ पे हमने सी रखा है, तो ये जो बी पार्ट है ये कुछ अलग होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मूविंग टू द moving to the third part, in 1999 the world population reached, so it is given in the book, then the 1999 the world population reached about 6 million. ओके, तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी उस टाइम पे 6 मिलियन थी। ओके, 6 बिलियन थी, सॉरी। ओके, व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन पिरामिड? एज वी ऑल नो, a graphical representation of the age sex composition of a population. It is a population pyramid. Now here is something more, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। तो ये है complete the sentence below using some of the following words sparsely. ओके, ये थोड़े से वर्ड्स हैं, इनको आपको खुद एनालाइज करना होगा। तो ये एक एक्टिविटी है जिसे आपको, सॉरी ये कुछ मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो रही है सर। ओके, ये कुछ एक्टिविटी है, डिस्कस द करैक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी विद टू मैनी अंडर 15s एंड वन विद टू फ्यू अंडर 15s। ये एक्टिविटी है तो जिसमें आप लोगों को एक सोसाइटी में रहने वाले अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए और उनके लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर 15 है और जहाँ पे बहुत कम अंडर 15। As we all know, the society with too many under 15s, that is, जो बच्चे या जो व्यक्ति, ठीक है, जो 15 साल की उम्र का है या उससे छोटा है वो हमारा करेगा, सॉरी अंडर 15, ओके, ओनली जो 15 साल से छोटे हैं, छोटी उम्र में हैं, वो हमारे अंडर 15 होंगे। They need more schools to be able to educate them. There should be efficient and laborious teacher, okay, laborious teacher. There should be provision for items necessary for child amusements like toys. Children are prone to diseases. Facilities for hospitals should be improved in such a society. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टू मैनी अंडर 15s होंगे वहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग होनी चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, वहाँ के टीचर जो हों वो एफिशिएंट हों, लेबरस हों। ओके,
ओके। और साथ में उनके अम्यूज़मेंट के लिए टॉयज़ वगैरह यहाँ पार्क्स ये सब भी हों। और चिल्ड्रंस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो प्रोन होते हैं डिजीज़ के लिए, तो उनके लिए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स ये सब भी होना चाहिए। इसी के साथ इन अ सोसाइटी विद टू मैनी अंडर 15s विल हैव मोर एंड मोर मैच्योर पीपल। तो जहाँ पे जिस सोसाइटी में अंडर 15 के बच्चे बहुत कम होंगे, तो वहाँ पे जो ज़्यादा लोग होंगे वो मैच्योर पीपल्स होंगे। पेंशन स्कीम्स विल वर्क देयर फ्रूटफुली, वहाँ पे पेंशन स्कीम्स फ्रूटफुल होंगी। देयर मे बी द नीड फॉर व्हील चेयर्स की नीड होगी, जैसे कि वहाँ पे टू फ्यू हैं 15 अंडर 15, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो काफ़ी कम हैं। तो उस जगह पे तो जो ज़्यादा लोग होंगे वो मैच्योर्ड पर्सन्स होंगे। ओके। लेबर सप्लाई विल बी ईजियर, तो लेबर सप्लाई भी ईजी होगी। दीज पीपल विल ऑल्सो नीड्स हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल्स की नीड इन लोगों को भी होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये क्लास 8th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।